हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिफ्रैक्शन का जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन ड्यू टू ए सर्कुलर एपरेचर। यानी कि यहाँ पर जो हमें डिफ्रैक्शन जो दिखाना है वो दिखाना है सर्कुलर एपरेचर के लिए। यहाँ पर ये जो सर्कुलर जो एपरेचर होगा वो कैसा होगा, ठीक इस प्रकार होगा। यानी कि ये जो है वो यहाँ पर A और B की फॉर्म में लगा, यानी कि यहाँ पर A और यहाँ पर P। ये यहाँ पर सर्कुलर एपरेचर यूं लगा हुआ है, यहाँ पर जो A और B से डिनोट किया गया है। यानी कि यहाँ पे इस डायग्राम में जो A B है वो है सर्कुलर एपरेचर है। इस डायग्राम में S जो है वो सोर्स है, एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स है। यहाँ पर जो ये स्फेरिकल फॉर्म में जो दिखाया गया है ये W एक कमिंग वेव फ्रंट है जो किसी S सोर्स से आ रहा है। यानी कि जो W और जो W है वो वेव फ्रंट है और वो भी स्फेरिकल है, क्योंकि यहाँ पे सोर्स है कि फिनिट डिस्टेंस पे रखा हुआ है। अगर किसी इनफिनिट डिस्टेंस पे रखा होता तो ये स्फेरिकल नहीं होता, ये केवल प्लेन होता। यहाँ पर ये जो है वो स्क्रीन है, ये जो है वो स्क्रीन है और आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर S से A से होते हुए G पॉइंट तक एक लाइन बनाई गई है और यहाँ S से B होते हुए F तक एक लाइन बनाई गई है। ये जो G और जो F रीजन है ये रीजन ही केवल ओपन होगा, क्योंकि हम अगर इसको इस प्रकार रखेंगे तो इसमें से सामने सोर्स रखा है, सोर्स से जो लाइट आएगी वो यहाँ G और F तक ही पहुंचेगी। ऊपर का जो रीजन होगा ये रीजन शैडो रीजन होगा, मतलब यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर कोई भी क्या नहीं आनी चाहिए, लाइट नहीं आएगी। ये हमारी ज्योमेट्री से हमें नजर आ रहा है। यहाँ पर एक S सोर्स से P पॉइंट यानी कि G और F के मिडिल पॉइंट P तो एक लाइन खींची गई है जो कि O से होके निकलती है और ये जो O है वो स्फेरिकल वेव फ्रंट का पोल होता है, यानी कि वो बीच का पॉइंट। जो P पॉइंट है ये हमारा एक्सियल पॉइंट होगा। P पॉइंट के ऊपर अगर कोई भी हम पॉइंट लेते हैं वो पॉइंट आपका नॉन एक्सियल पॉइंट होगा। यानी कि अगर हमें डिफ्रैक्शन अगर निकालना है तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन होगी हमारे लिए। एक तो हम P पॉइंट पर यानी कि एक्सियल पॉइंट P पर क्या कंडीशन होगी डायफ्रैक्शन की, और एक होगा नॉन एक्सियल पॉइंट यानी कोई भी पॉइंट जो हो सकता है वो P के अलावा यहाँ पर P1 भी हो सकता है, यहाँ P2 भी हो सकता है, लेकिन इस शेडो के इसके अंदर F और G के अंदर। तो हम नंबर 1 लेते हैं कि P पॉइंट पर इस सर्कुलर एपरेचर जो खुला हुआ है इस एपरेचर से P पॉइंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, यहाँ किस प्रकार की फ्रिंज बनेगी या यहाँ पर किस प्रकार का जो है डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखाई देगा। तो आपका नंबर 1 हो गया है। नंबर 1 एट एक्सियल पॉइंट P, आपका एक्सियल पॉइंट P हो गया है। अब डायफ्रैक्शन की जो कंडीशन ये है कि फ्रेनेल के स्टेटमेंट के अनुसार हमने W और W' जो स्फेरिकल वेव फ्रंट है, हमने इस स्फेरिकल वेव फ्रंट को हाफ पीरियड जोन्स में डिवाइड कर लिया है। यानी कि हम इसको हाफ पीरियड जोन्स में डिवाइड करेंगे और जो कंडीशन जो होगी वो क्या होगी कि इस एपरेचर से कितने हाफ पीरियड जोन्स निकल रहे हैं। यानी कि अगर मैं स्फेरिकल की बात करूं, अगर मान लिया
इस स्फेरिकल वेव फ्रंट का ये जो है वो ये जो पार्ट जो है स्फेरिकल का, ये मान लिया एक हाफ पीरियड जोन है, यानी कि ये आपका एपरेचर है ए और बी में से। यहां से आपका जो लाइट निकलेगी, इस वेव फ्रंट को हमने डिवाइड किया हाफ पीरियड जोन में। मान लिया कि ये जो ए बी है वो केवल एक हाफ पीरियड जोन को ही अंदर जाने दे रहा है। मान लिया वो एक ही हाफ पीरियड जोन को अंदर जाने दे रहा है। अगर वो इनकी कंडीशन क्या होगी, ए बी aperture allow only one half period zone, यानी कि वो एक ही हाफ पीरियड जोन को अलाउ कर रहा है, और वो एक ही हाफ पीरियड जोन को अलाउ करेगा। इसके लिए कंडीशन क्या है, इसके लिए डिपेंड करता है इस दूरी के ऊपर, यानी कि बी के ऊपर। बी है वो दूरी है इस एपरेचर और इस स्क्रीन के बीच की दूरी, यानी कि हमने इस स्क्रीन को इस प्रकार एडजस्ट किया इसके रेस्पेक्ट में कि ये ए बी जो है वो एक ही हाफ पीरियड जोन को अलाउ करे। हाफ पीरियड जोन का मैंने पहले भी डिस्क्राइब किया है। ये जैसे पहला जोन है, ये दूसरा जोन है, ये तीसरा जोन है, यानी कि ये होगा तो तीसरा जोन है, ये दूसरा जोन और ये पहला जोन, यानी कि ये जो पहला जोन है वही यहां से अलाउ हो रहा है। और वो किस पे डिपेंड करेगा, किसी बी के एडजस्टमेंट के ऊपर। मान लिया अगर वो एक ही हाफ पीरियड जोन को अलाउ करता है तो इसका मतलब इस हाफ पीरियड जोन्स का जो एम्पलीट्यूड होगा वो हमने मान लिया E01, यानी कि एम्पलीट्यूड होगा E01। अगर एक हाफ पीरियड जोन अलाउ किया गया है तो वो कहां पर आएगा, इस P पॉइंट पर पहुंचेगा। तो इंटेंसिटी क्या होगी, इंटेंसिटी I बराबर प्रोपोर्शनल टू E01 स्क्वायर। आपको हमने पहले भी कई लेक्चर्स में हमने बताया है कि जो इंटेंसिटी है वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमेशा आपके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। यानी कि हमारी पहली कंडीशन क्या है कि अगर ये बी ऐसे एडजस्ट हुआ है कि केवल एक ही हाफ पीरियड जोन गया तो आपकी इंटेंसिटी क्या बनेगी, E01 स्क्वायर बनेगी। अब हम दूसरी कंडीशन रखते हैं। मान लिया ये बी दूरी हमने इस प्रकार एडजस्ट की है कि यहां से दो हाफ पीरियड जोन्स निकल सकते हैं, यानी दो हाफ पीरियड जोन्स अलाउ हो सकते हैं। माना कि इस प्रकार ये ए और ये बी आपका एपरेचर है, ये वाला एपरेचर है, और यहां से दो हाफ पीरियड जोन निकल सकते हैं, एक नंबर ये और दूसरा ये दो हाफ पीरियड। इसको मैं कंप्लीट कर दूं तो ये पहला हो जाएगा और ये दूसरा हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार कि इस बार इस एपरेचर में से इस एपरेचर, यानी कि ये ठीक इस प्रकार का है, यानी कि इस गोले में से पहली वाली कंडीशन में केवल इतने ही साइज का वेव फ्रंट निकल पा रहा था, तो यानी कि एक वेव फ्रंट निकला। पहले वेव फ्रंट के लिए आयाम क्या माना हमने, E01 माना, और इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, E01 का स्क्वायर हो जाएगा। अगली बार इस पूरे एपरेचर में से दो वेव फ्रंट निकल रहे हैं, एक और दो वेव फ्रंट निकल पा रहे हैं, तो यानी कि पहले वेव फ्रंट के लिए तो क्या होगा, E01 एम्पलीट्यूड होगा, और दूसरे के लिए क्या होगा, E02 एम्पलीट्यूड। ठीक है। और आपको ये पता है कि हमने पहले लेक्चर में ये पढ़ा था कि किसी भी पॉइंट पर, मान लिया हम किसी P पॉइंट पर जो इंटेंसिटी निकाल रहे हैं, तो पहले जोन के कारण यहाँ पहुंचे, दूसरे जोन के कारण हम यहाँ पहुंचे, और ये सेंटर पॉइंट से यहाँ था। ये पॉइंट क्या था, B था, तो ये डिस्टेंस क्या थी, B प्लस λ/2। यानी कि हमने जोन कैसे बांटे थे कि प्रत्येक जोन में λ/2 का
पाथ अंतर आना चाहिए। और ठीक ये वाला क्या था, b प्लस 2 लैम्बडा बाई 2, ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया है हमने ये। तो यानी कि अगर पहले वाले से अगर b प्लस लैम्बडा बाई 2 आ रहा है और दूसरे वाले से क्या आ रहा है, b प्लस 2 लैम्बडा बाई 2, यानी कि मान लिया जो पहला वाला है उससे ठीक ये आ रहा है, पहले वाले का एम्पलीट्यूड ये आ रहा है, ये E01, और ये तो नंबर 1 के लिए है। नंबर 2 के लिए क्या आ रहा है, मान लिया नंबर 2 के लिए क्या होगा, नंबर 2 के लिए लैम्बडा बाई 2 इसके लिए था, यानी ये किसके लिए है, ये तो b प्लस लैम्बडा बाई 2 के लिए है। नेक्स्ट पे क्या हो रहा है, 2 लैम्बडा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया और क्या हो गया लैम्बडा, यानी कि b प्लस, ये किसके लिए आएगा, ये आएगा b प्लस लैम्बडा के लिए आएगा, यानी कि इसमें और इसमें लैम्बडा बाई 2 पाथ अंतर क्या है, ज्यादा है, तो वो किस प्रकार आएगा, वो इस प्रकार आएगा, और ये वापस पूरा का पूरा इस प्रकार आ जाएगा। यानी कि इससे लैम्बडा बाई 2 पाथ अंतर क्या है, ज्यादा है। आप लोग नोटिस कर रहे हो कि ये वाला पार्ट है वो क्रस्ट वाला पार्ट है और ये टंग वाला, यानी कि वो शरण का है और ये ग्रत का है, और दोनों ही एम्पलीट्यूड क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी कि ये किसके लिए है, E02 के लिए है। तो अगर दोनों एम्पलीट्यूड अगर जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में है, या फिर पाई के फेज डिफरेंस है, यानी कि ये अगर 0 है तो ये पाई का फेज डिफरेंस, ये 2 पाई का, तो यहाँ पर कितना फेज डिफरेंस आया, पाई का फेज डिफरेंस आ गया, तो क्या होगा, इन दोनों का जो परिणाम बनेगा वो बनेगा कि यहाँ पर कोई इंटेंसिटी हमें नहीं मिलेगी, इस वेव फ्रंट से और इस वेव फ्रंट से हमें कोई इंटेंसिटी नहीं मिलेगी। इंटेंसिटी क्या मिलेगी हमें, 0 इंटेंसिटी मिलेगी हमें। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब दो E1 जो है और E2 जो है दोनों है, इसमें E1 अगर पॉजिटिव है तो E2 क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो मैं इन दोनों वेव फ्रंट का रिजल्टेंट वेव फ्रंट क्या लिख सकता हूं, मैं रिजल्टेंट वेव फ्रंट ये लिख सकता हूं कि जो E है वो रिजल्टेंट वेव फ्रंट दोनों से जो मिलकर बनेगा वो E01 माइनस E02, यानी पहला जो है एम्पलीट्यूड वो पॉजिटिव में था, दूसरा क्या है उसके नेगेटिव एम्पलीट्यूड में है। तो और दोनों ही एम्पलीट्यूड क्या है, बराबर है, क्योंकि हमने पहले लेक्चर में ये भी पढ़ा है कि प्रत्येक का एरिया क्या होता है, प्रत्येक जोन का एरिया क्या होता है, समान होता है हमेशा। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर एम्पलीट्यूड क्या आएगा, 0, यानी कि दो हाफ पीरियड जोन को अगर ए बी एपरेचर अलाउ करता है अगर, तो हमें इंटेंसिटी क्या मिलेगी, 0। ठीक इसी प्रकार हम अगर 3 लेते हैं हम अगर, यानी कि यहाँ पर एक वेव फ्रंट और बढ़ा देता हूँ, तो 3 में क्या होगा, मैं लिख देता हूँ 3 हाफ पीरियड जोन लेने पर, तो क्या होगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा E01, पहला एम्पलीट्यूड पॉजिटिव लिखा जाएगा, दूसरा एम्पलीट्यूड क्या लिखा जाएगा, नेगेटिव लिखा जाएगा, और तीसरा एम्पलीट्यूड क्या लिखा जाएगा, अगेन पॉजिटिव लिखा जाएगा। अगर तीसरा एम्पलीट्यूड अगेन पॉजिटिव लिखा जाता है अगर, तो क्या होगा, ये दोनों तो आपस में कैंसिल होकर 0 हो जाएंगे और एम्पलीट्यूड क्या बचेगा, E03 एम्पलीट्यूड बचेगा, यानी कि हमें जो इंटेंसिटी है वो क्या मिलेगी, E03 का स्क्वायर, ये हमें इंटेंसिटी मिलेगी। तो इन दोनों के, हम दोनों को देखने पर जो फाइनल जो रिजल्ट बनता है वो ये बनता है कि अगर हाफ ए बी एपरेचर, जो गोल वाला जो ए बी ये जो एपरेचर है, अगर ये 1, 3, 5, 7 या फिर 2n-1 इन हाफ पीरियड जोन को अलाउ करता है अगर, तब तो हमें क्या मिलेगी, मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी, मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो हम देख रहे हैं कि 1 लेने पर हमें यहाँ पे इंटेंसिटी क्या मिल रही है, E0 का स्क्वायर, 3 लेने पे क्या मिल रहा है, E03 का स्क्वायर, मतलब हमें इंटेंसिटी मिल रही है। लेकिन
अगर मैं लेता हूं अगर मैं 2 4 6 8 और 2n, अगर मैं ये लेता हूं, मैंने 2 लिए तो क्या होगा E01 माइनस E02, और इंटेंसिटी क्या मिली, एम्पलीट्यूड 0 मिलेगा, इंटेंसिटी क्या मिलेगी, यानी कि यहाँ पे इंटेंसिटी क्या मिलेगी, हमें 0 मिलेगी। तो यानी कि अगर हम 2 4 6 8 यानी कोई भी सम हाफ पीरियड जोन, यानी कि इसमें से अगर कोई भी इवन नंबर सम नंबर के हाफ पीरियड जोन्स अगर निकलते हैं तो उनसे इंटेंसिटी हमें क्या मिलेगी, मिनिमम इंटेंसिटी मिलेगी। हमें क्या मिलेगी, मिनिमम इंटेंसिटी मिलेगी। यानी कि पी पॉइंट जो है वो ब्राइट होगा या डार्क होगा, वो डिपेंड करता है इन कंडीशंस के ऊपर कि अगर वो ब्राइट है, अगर वो ब्राइट है, इसका मतलब इस एपरेचर ने या तो 1 किया है या 3 किया है या 5 किया है या 7, किसी ओड नंबर में हाफ पीरियड जोन्स को अलाउ किया है, मतलब निकलने दिया है। और अगर हमें डार्क मिलती है, हमें अगर डार्क फ्रिंज मिलती है किसी पी पॉइंट पर, तो उसका मतलब है कि वो या तो उसने 2 किया है या उसने 4 किया है या 6 किया या 8 किया है, कोई भी इवन नंबर में उसने अलाउ किया है। तो ये तो हुई टोटली एक थ्योरेटिकल सैद्धांतिक बात। हम इसका मैथमेटिकल एनालिसिस भी देखेंगे। और याद रखना कि किसी भी हाफ पीरियड जोन को अलाउ करना डिपेंड करता है हमेशा इस बी के ऊपर, यानी कि इसी के आगे पीछे से पता लगेगा कि वो कितने उसने अलाउ किए हैं। अब हम देखेंगे इसका मैथमेटिकल एनालिसिस। मैथमेटिकल एनालिसिस में हम ये लेते हैं कि एज सोर्स जो है और जो हमने एपरेचर लिया है उसके बीच की जो डिस्टेंस है वो मान लिया ये डिस्टेंस a है, यानी कि S से लेकर के O तक SO डिस्टेंस है, वो a डिस्टेंस है। और दूसरी कंडीशन ये कि O से P की जो दूरी है वो कितनी है, b है, यानी कि O से P की दूरी है वो b है। और मान लिया कि इस एपरेचर्स में कितने भी हाफ पीरियड जोन्स निकल सकते हैं या अलाउ कर सकते हैं, तो हम जो Rn यानी कि इसका नंबर कभी हम चेंज कर सकते हैं, उसका हम यहाँ पर रेडियस लिखेंगे। यानी कि मान लिया इसमें n जोन अलाउ किए गए हैं, तो n जोन अलाउ किए गए हैं, उसकी जो रेडियस होगी वो क्या होगी, Rn का स्क्वायर इजिकल टू a b अपॉन a प्लस b एंड लैम्डा। ये जो फॉर्मूला है हमने इसे पहले भी ड्राइव किया है, जिस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको इसमें दे दूंगा आपको मैं, आप उसे वहां से देख लेना। यहाँ पर मैं इस Rn को यहाँ पर मैं सिंपली r स्क्वायर लिख लेता हूँ, रेडियस ऑफ द जोन। यहाँ से a b अपॉन यहाँ से a प्लस b अपॉन a b इक्वल टू n लैम्बडा अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पर मैंने Rn स्क्वायर को r स्क्वायर मान लिया है। यहाँ पर मैंने यहाँ से इसको मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ। यहाँ से a अपॉन ए बी प्लस b अपॉन ए बी इक्वल टू n लैम्बडा अपॉन r स्क्वायर। नाउ यहाँ से जो इक्वेशन मिलेगी वो इक्वेशन मिलेगी हमें 1 अपॉन b प्लस 1 अपॉन a इक्वल टू n लैम्बडा अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो a है वो डिस्टेंस है S से O की। हम मान लेते हैं कि जो SO है यानी कि सोर्स जो है वो बहुत दूर रखा है, कहीं पर इंफिनिटी पे रखा है। तो कंडीशन क्या होगी, कंडीशन ये होगी कि a इक्वल टू इंफिनिटी, यानी कि जो सोर्स है वो कहीं अनंत पर रखा हुआ है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला है ये हो जाएगा 1 अपॉन बी इक्वल टू n लैम्बडा अपॉन r स्क्वायर। इस फॉर्मूले में हम नोटिस करेंगे कि जो n है, जो नंबर है 1 2 3 नेचुरल नंबर है, वो भी हम फिक्स कर सकते हैं। जो लैम्बडा है
वो भी हम फिक्स कर सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स लिया जिसकी वेवलेंथ क्या होती है, सिंगल वेवलेंथ होती है। जो आर स्क्वायर है हम इसे भी कांस्टेंट ले सकते हैं, जितनी भी एपरेचर जो हाफ प्रिज्म अलाउ की उसका रेडियस हम फिक्स ले सकते हैं। रिमेनिंग टर्म क्या बचा, रिमेनिंग टर्म बचे बी और एन, यानी कि बी की वैल्यू चेंज होने पर एन की वैल्यू में चेंज होगा। बी क्या है यहाँ पे, बी यहाँ पे एपरेचर और इस जो ये स्क्रीन है इसके बीच की डिस्टेंस है। यानी कि आपको एक चीज का विशेष ध्यान रखना है, डायफ्रैक्शन पैटर्न जो है वो हमेशा स्क्रीन और आपके एपरेचर जो भी यहाँ पे रखा है जिससे डायफ्रैक्शन हो रहा है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस का बहुत रोल होता है हमेशा। इसी के ही वेरिएशन से डिफ्रैक्शन पैटर्न में चेंजेस होते हैं हमेशा। तो यहाँ पर B जो है, इस B की वैल्यू को आप कम करोगे तो यहाँ पर जो है वो n की वैल्यू बढ़ेगी यहाँ पर, यानी कि n जो है वो नंबर ऑफ फ्रिंज है। इस B को आप जितना पास लेके जाओगे n जो है नंबर ऑफ फ्रिंज की संख्या क्या होगी, वो बढ़ेगी, यानी कि आप ब्राइट और आपको डार्क फ्रिंज आपको ज़्यादा नजर आएंगी, और इसको आप दूर लेके जाओगे तो क्या होगा, ब्राइट और डार्क फ्रिंज है वो आपको कम नजर आएगी और थोड़ी सी बड़ी नजर आएगी। तो ये हमने पूरा मैथमेटिकल रिजल्ट भी निकाला किसी P पॉइंट के ऊपर, किसी एक्सियल पॉइंट P पर, जहां पर ये किसी S सोर्स से वेव फ्रंट W और W डैश स्फेरिकल वेव फ्रंट आ रहा है। अब हम निकालेंगे किसी नॉन एक्सियल पॉइंट के ऊपर, यानी कि जरूरी नहीं है कि वो पॉइंट P ही हो, वो पॉइंट कोई भी हो सकता है, P से लेकर के G के बीच कोई भी वो पॉइंट हो सकता है जहां पर हम डिफ्रैक्शन पैटर्न निकालें। किसी नॉन एक्सियल पॉइंट, यानी कि मान लिया P1 कोई पॉइंट मान लिया, इसके लिए हम इंटेंसिटी निकालेंगे, कि इंटेंसिटी एट ए नॉन एक्सियल पॉइंट P1। इस डायग्राम में थोड़ा सा चेंज किया है। इस डायग्राम में P से P1 कोई हमने पॉइंट लिया है जहां हम इंटेंसिटी निकालेंगे, तो P से P1 की स्क्रीन पे जो वर्टिकल जो डिस्टेंस है वो होगी, P से P1 की वर्टिकल डिस्टेंस है वो हमने x मानी है, और ये जो B और जो A पॉइंट है इन पॉइंटों को हमने वर्टिकुलरली परपेंडिकुलर डाले हैं तो इस स्क्रीन के ऊपर, और ये जो डिस्टेंस है P से इस पॉइंट की डिस्टेंस हमने R मानी है, और ये डिस्टेंस हमने R, यानी कि इसका नाम मैं कोई भी L दे देता हूँ, यानी कि PL जो है वो हमने मानी R, ये हमने मानी R, ठीक, ये डिस्टेंस हमने मानी R। तो जो P1 पॉइंट है जहां हमें इंटेंसिटी निकालनी है, इंटेंसिटी निकालने के लिए हमें सबसे पहले पाथ डिफरेंस निकालना होगा। तो P1 पॉइंट पर पहुंचने वाली जो रेज हैं वो कैसे जाएंगी, S से जाएंगी A पर, A से जाएंगी P1 पॉइंट पर, और दूसरी रे कहां से आ रही है, S से आ रही है B पर, B से आ रही है P1 पॉइंट पर, यानी कि हम पाथ डिफरेंस निकालते हैं। पाथ डिफरेंस ऑफ S A P1 एंड S B P1 रेज, इनका हमें पाथ डिफरेंस निकालना है। तो इनका पाथ डिफरेंस क्या होगा, S B प्लस B से P1 माइनस S से A प्लस A से P1, ये क्या होगा, ये होगा पाथ डिफरेंस होगा ये। और यहाँ पे एस बी और एस ए दोनों क्या है, दोनों समान है। अगर दोनों समान है दोनों कैंसिल हो जाएंगे और जो पाथ डिफरेंस जो बचेगा वो क्या बचेगा, बी P1 माइनस ए P1 और यहाँ पर एस ए बराबर एस बी हो जाएगा, राइट, डायग्राम से। अब हमें बी P1 ज्ञात करना है, बी से
P1 ज्ञात करना है। अगर हमें B से P1 जो ज्ञात करना है तो हमें इस ट्राइंगल के बारे में सोचना पड़ेगा, यानी कि ट्राइंगल जो एक राइट एंगल ट्राइंगल है वो क्या है, B, और यहां पर जो ये पॉइंट है वो N पॉइंट है, यानी कि B एंड P1 में यहां पर क्या होगा, ये आपका कर्व है, इसलिए BP का स्क्वायर, BP1 का स्क्वायर और BN का स्क्वायर प्लस NP1 का स्क्वायर। BN जो है वो किसके बराबर है, B के बराबर है, यानी कि वो हो जाएगा B स्क्वायर बराबर N और P1, ये NP1 जो है वो क्या होगा, NP1 जो क्या होगा कि ये डिस्टेंस R और ये डिस्टेंस X, तो वो क्या हो जाएगा X प्लस R, तो क्या हो जाएगा X प्लस R का स्क्वायर। अब हमें केवल BP1 चाहिए, हमें BP1 स्क्वायर नहीं चाहिए, तो इसका मैं वहां पर रूट डाल देता हूं। BP1 बराबर क्या होगा, यहां से मैं B स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, B स्क्वायर प्लस X प्लस R अपॉन स्क्वायर और 1/2, ये मैंने यहाँ पर रूट लगा दिया इसके ऊपर, और यहाँ से मैं B स्क्वायर आउटसाइड ले लेता हूँ, तो यहाँ बचेगा केवल B, क्योंकि B स्क्वायर बाहर आता है रूट से, ये बचेगा, यहाँ बचेगा 1 प्लस X प्लस R स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर और 1/2। इसको फर्दर सोल्व करने के लिए हम बायनोमियल एक्सपेंशन का यूज करेंगे, और इसका हम कई बार यूज करते हैं। उसके लिए जो कंडीशन है वो ये है कि x प्लस r का स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर लेस देन क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि जो b है वो ग्रेटर देन x है, यानी कि जो दूरी है वो किसी x से बहुत ही ज्यादा है। ऐसे कंडीशन में इसका जो बायनोमियल एक्सपेंशन होगा, जो हमने भी देखा था, वो होगा पार्ट डिफरेंस BP1 बराबर ये होगा B1 प्लस 1/2 X प्लस R अपॉन B स्क्वायर, ये इसका वो होगा। B को मैं अगर अंदर ले जाता हूं, अगर B को अंदर ले जाने पर B प्लस X प्लस R का स्क्वायर अपॉन 2B, ये हमारे पास में BP1 की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें निकालना है AP1, जो AP ये निकालना है। इसके लिए हमें ट्राइंगल देखना पड़ेगा, राइट एंगल ट्राइंगल A, ये आपका L और P1 में, यहाँ पे क्या आएगा AP1 का स्क्वायर, यानी कि आपका कर्व हो गया, आपका क्या आ जाएगा AL का स्क्वायर प्लस L P1 का स्क्वायर, और जो AL है आपका, A से L है, वो किसके बराबर है, आपका B के बराबर है, यानी कि ये B स्क्वायर प्लस, और यहाँ पर जो ये LP1 ये जो दूरी है, तो P1 से P की दूरी x है, अगर उसमें से R दूरी घटा देंगे हम अगर, तो क्या बचेगा x माइनस L, यानी कि LP1 की दूरी है वो x माइनस R आ जाएगी। तो उसको यहाँ रखने पर x माइनस R का स्क्वायर, हमें केवल AP1 चाहिए, इसलिए हम इसको रूट निकाल देंगे। AP1 बराबर B स्क्वायर प्लस x माइनस R का स्क्वायर और रूट 1/2, और यहाँ से मैं B स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, B स्क्वायर 1 प्लस x माइनस R का स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर एंड 1/2। इसको फर्दर मैं बायनोमियल एक्सपेंशन से जब सॉल्व करूंगा तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो ये आएगा
ए P1 B प्लस x माइनस आर अपॉन 2b। ये आप इसे बाइनोमियल एक्सपेंशन से खोल के देख सकते हैं। यहाँ पर एक इक्वेशन तो हमारी ये है, इक्वेशन नंबर 1 है, एक इक्वेशन हमारी ये है, इक्वेशन नंबर 2, और एक इक्वेशन हमारी ये है 3। इक्वेशन सेकंड और थर्ड को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखने पर जो हमें परिणाम मिलेगा वो ये मिलेगा कि BP1 यानी कि पाथ डिफरेंस जो है BP1 क्या है, वो वाला B प्लस x प्लस आर का स्क्वायर अपॉन 2b माइनस AP1 क्या है आपका, ये रहा B माइनस x माइनस आर का स्क्वायर अपॉन 2b। ये आपका पार्ट डिफरेंस हुआ। यहाँ b से b कैंसिल हो जाएगा, इसको मैं एक्सपेंड कर देता हूँ। यानी पार्ट डिफरेंस जो होगा ये b से b कैंसिल, ये इसको खोल देता हूँ, x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2x r, और 2b यहाँ पे है, 2b यहाँ पे, 2b कॉमन आ जाएगा, यानी कि 2b कॉमन आ जाएगा, और यह माइनस का सिंबल कोष्टक, ये जो है x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2x r, यहाँ पर टर्म बचेगा। और इस ये माइनस जब इस कोष्टक के अंदर जाएगा तो ये जो टर्म है ये माइनस का हो जाएगा, ये टर्म भी क्या हो जाएगा, ये टर्म भी माइनस का हो जाएगा, और ये टर्म प्लस का हो जाएगा आपके। और अब इस इक्वेशन को देखें हम, x स्क्वायर से x कैंसिल हो जाएगा, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और 2xr प्लस 2xr जो है 4xr हो जाएगा, यानी कि ये पार्ट डिफरेंस होगा 4xr अपॉन 2b, जो कि 2 से 2 कैंसिल तो क्या बचेगा 2xr अपॉन b। ये आपके पाथ डिफरेंस आएगा एस बी P1 से SA P1 तक का पार्ट डिफरेंस क्या है 2xr अपॉन b। आगे सोल्व करने के लिए हम डायग्राम में ये देखेंगे कि ये जो पार्ट डिफरेंस आया है दोनों ही तरंगों के बीच में जो पार्ट डिफरेंस आया है वो पार्ट डिफरेंस ओरिजिनल पार्ट डिफरेंस से कितना डिफरेंट है। यानी कि अगर मैं इस एपरेटस को यहाँ से हटा देता हूँ, ए बी को अगर मैं हटा देता हूँ तो क्या होगा, ये जो एस पॉइंट है यहाँ से जो सीधी जो रेखा है वो पी पॉइंट पर चली। इस पार्ट डिफरेंस के बाद हम एक डायग्राम में हम एक और रचना करते हैं, एस से डायरेक्ट P1 पॉइंट पर हम एक लाइन को ड्रॉ करते हैं। हम मानते हैं कि ये ए बी एपरेचर नहीं होता तो क्या होता, एस से डायरेक्ट P1 पॉइंट पर एक रे जाती जो कि किसी O1 पॉइंट से होके जाती। O1 पॉइंट है वो किसी वेव फ्रंट का पोल बनेगा, वेव फ्रंट को कटते हुए जा रही है W और W को, और O1 जो है वो पोल बना किसके लिए, P1 पॉइंट के लिए। तो हम क्या करेंगे, पार्ट डिफरेंस निकालेंगे इन दोनों का इसके रेस्पेक्ट में, यानी कि हम पार्ट डिफरेंस निकाल रहे हैं λ1 पहली किरण के लिए, यानी कि S से वो O1 गई, O1 से वो P1। पहले क्या हुआ, S से जब ये एपरेचर नहीं था तो S से O1, O1 से P1 गई। मान लिया अब वो एपरेचर है तो फिर किरण कैसे जा रही है, S से A जा रही है, A से P जा रही है, यानी कि वो जा रही है माइनस S से A से P1। और इनके बीच पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए, n λ/2। क्या होना चाहिए हमेशा, n λ/2। ये फ्रेनेल की हाफ फील्ड जोन की कंडीशन है। दूसरी बार फिर हम मानते हैं कि यहाँ पे कोई भी एपरेचर ए बी नहीं है तो किरण कैसे जाएगी, S से O1, O1 से P1। जब एपरेचर होता है तो किरण कैसे जा रही है, S से B, B से P1 जा रही है। यानी कि अगर मैं पार्ट डिफरेंस निकालता हूँ दूसरी वेव की तो S O1 P1 माइनस S B P1, वो भी क्या होगा n λ/2। लेकिन इन दोनों में पार्ट डिफरेंस n λ/2 बराबर हो ये कोई जरूरी नहीं है, इसलिए हम इसको मान लेते हैं n1, इसको मानते हैं n2, यानी कि इसमें n1 होगा पार्ट डिफरेंस, में कितना होगा n2 पार्ट डिफरेंस। और इसमें से ये सब्ट्रैक्शन घटाने पर, इस इक्वेशन को इसमें से घटाने पर, यानी कि
लैम्बडा बराबर ये डेल्टा बराबर 1 माइनस डेल्टा 2। तो क्या होगा, डेल्टा बराबर SO1 P1 माइनस SA P1 माइनस SO P1 और प्लस SB P1 बराबर ये N1 माइनस N2 N लैम्बडा बाई 2। हाँ, तो यहाँ देखो SO1 P1 जो है वो कैंसिल हो जाएगा इससे, इस सेंटर में दोनों और बचेगा टर्म क्या, पाथ डिफरेंस बराबर SB P1 माइनस SA P1 बराबर क्या होगा N1 माइनस N2 अपॉन लैम्बडा बाई 2। और आपको बताओ तो हमने स्टार्टिंग में भी यही पाथ डिफरेंस निकाला था, जिसका पूरा गणितीय परिणाम हमारा ये आया था, जो हमने स्टार्टिंग में हमने मेंशन को पार्ट डिफरेंस, इसका परिणाम ये आया था। तो दोनों पार्ट डिफरेंस से क्या हो, दोनों क्या हो जाएंगे, यानी कि इसको इक्वेशन अगर मैं 4 देता हूं अगर, और इसको इक्वेशन नंबर अगर मैं 5 देता हूं अगर, तो इक्वेशन 4 और 5 से क्या होगा, दोनों पार्ट डिफरेंस बराबर हो जाएंगे। इस टर्म को मैं क्या करता हूं, N1 माइनस N2 को मैं N मान लेता हूं। तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ये कंडीशन हो जाएगी, री राइट कर सकते हैं इसको अपन, वो ये होगा कि इस पाथ डिफरेंस की जगह हम क्या रख सकते हैं, वो वाला टर्म रख सकते हैं जो क्या है 2xr अपॉन b और इक्वल टू यहां से ये n रखने पर n लैम्बडा बाई 2। ये हमारा रियल पाथ डिफरेंस आया यहां से हमारा। यहां पर जो है वो x क्या है, x यहां पर p एक्सियल पॉइंट से नॉन एक्सियल पॉइंट की दूरी है, r जो है r ये आपके रेडियस r है, यहाँ जो डिस्टेंस माना है हमने, और b है वो स्क्रीन से उसकी दूरी है, और जो n लैम्बडा बाई 2 है वो फ्रेस्नेल कंडीशन से पाथ डिफरेंस है। अब जो है वो कंडीशन आती है किसी भी ब्राइट की या किसी भी डार्क की, यानी कि ये जो P1 पॉइंट है वो डार्क होगा या ब्राइट होगा, ये डिपेंड करता है उस कंडीशन के ऊपर। यानी कि मान लिया कि हम फर्स्ट ब्राइट के लिए लेते हैं, जो x है वो क्या होगा, x होगा यहाँ से ये 2 नीचे चला जाएगा तो 4 हो जाएगा, b ऊपर चला जाएगा, r नीचे आ जाएगा, यानी कि n लैम्बडा बाई 4 b एंड r, ये आपका फॉर्मूला। अब कंडीशन ये है कि x यानी कि किसी भी x दूरी पर, जो p से p1 जो दूरी कितनी है x, किसी भी x दूरी पर जो फ्रिंज डार्क बनेगी या ब्राइट बनेगी, ये डिपेंड करता है कि कितने हाफ पीरियड जोन्स को अलाउ किया गया है। अगर हाफ पीरियड जोन अगर 1, 3, 5, 7 या फिर कोई भी ओड नंबर अगर अलाउ किया गया है तो क्या होगा, ब्राइट फ्रिंज होगा। और अगर वो कोई भी ब्राइट फ्रिंज है उसके लिए ये एक्स एम है, वो किसी भी एक ब्राइट फ्रिंज के लिए लिखता हूं अगर मैं, तो क्या लिखूंगा एन लैम्बडा बी अपॉन 4r बराबर 2m प्लस 1 लैम्बडा बी 4r, और यहाँ पर m की वैल्यू कितनी है 0, 1, 2, तो यहाँ पे m की वैल्यू आप 0 रखोगे तो वैल्यू क्या मिलेगी आपको 1, और 1 m की वैल्यू कितनी मिली आपको 1, और 1 का मतलब क्या है, वो ब्राइट फ्रिंज है। क्या है वो, ब्राइट फ्रिंज है, और ब्राइट फ्रिंज। अगर यहां पर हाफ पीरियड जोन अगर किसी इवन नंबर में है, यानी कि वो अगर 2, 4, 6 और 8 और कोई भी और नंबर, यानी कि वो n m 2m कोई भी ओड नंबर पर अगर वो है तो वो क्या देगा आपको, डार्क फ्रिंज देगा हमेशा आपको, यानी कि xm फॉर डार्क होगा, फॉर डार्क के लिए क्या होगा xm
बराबर n लैम्बडा b अपॉन 4r, और यहाँ पे डार्क के लिए जो n है वो क्या होगा 2m, यानी कि 2m लैम्बडा b अपॉन 4r, और यहाँ पर जो m है वो 0 1 2 n ये नंबर होगा। ये किसके लिए होगी, ये कंडीशन जो है ऊपर वाली वो तो है ब्राइट के लिए, और ये कंडीशन किसके लिए है, ये कंडीशन किसके लिए, डार्क के। नाउ डार्क जो फ्रिंज बनी उसी कंडीशन को हम फिर से एक बार देखते हैं, यानी कि अगर m इक्वल टू 1, यानी कि पहली डार्क फ्रिंज के लिए m इक्वल टू क्या होगा इस इक्वेशन में 1 होगा, तो ये फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा, x1 इक्वल टू 2m लैम्बडा b अपॉन 4r, जो भी रेड्यूस होगी क्या हो जाएगा, m इक्वल टू 1 रखने पर 2 से 4 कैंसिल करने पर लैम्बडा b अपॉन 2r, और यहाँ पे जो लैम्बडा है वो सोर्स से आ रही वेव का तरंगदैर्घ्य है, और जो b है आपका वो क्या है, आपका इन दोनों के बीच की स्किन की दूरी है। और इन्होंने कहा है कि ये जो सर्कुलर जो एपरेचर है उस एपरेचर में जो b डिस्टेंस जो हमने रखी है स्क्रीन से, इसे अगर f मान लिया जाए, यानी कि किसी भी सर्कुलर एपरेचर की फोकल लेंथ अगर मान ली जाए, अगर यानी कि b को हमने क्या मानना है, b को हम अगर f मान लेते हैं अगर, और जो हमने ये दूरी मानी है r और r, यानी कि इसको इस तरीके से एडजस्ट करते हैं कि b है वो तो क्या हो जाए, उस सर्कुलर एपरेचर की फोकल लेंथ हो जाए, और ये जो बीच की दूरी है r प्लस r, जो 2r जो नीचे आ रही है, वो उस सर्कुलर एपरेचर का डायमीटर हो जाए, यानी कि उतनी ही रेडियस का वो सर्कुलर एपरेचर हो, 2r होने पर उसका डायमीटर हो जाए। तो यानी कि हमने जो कंडीशन लिखी वो क्या रखी है, कंडीशन रखी है b इक्वल टू f हो जाए, और दूसरी कंडीशन क्या है 2r इक्वल टू d, यानी कि एपरेचर ऑफ ए सर्कुलर डिस्क, सॉरी सर्कुलर एपरेचर। तो जो ऊपर वाला फॉर्मूला है वो क्या कन्वर्ट हो जाएगा, तो होगा x1 इक्वल टू लैम्बडा f अपॉन d। ये जो फॉर्मूला जो बना है, ये फॉर्मूला जो है वो ये किसी स्पेसिफिक डार्क फ्रिंज की कंडीशन पर ड्रॉ किया गया है। और अगर इस फॉर्मूले में हम अगर एरे थ्योरी लगाएं, हम जिन्होंने सर्कुलर एपरेचर पर वर्क किया है, उन थ्योरी के अनुसार ये फॉर्मूला एक नए फॉर्म में लिखा जा सकता है, एकदम करेक्ट फॉर्म में। वो ये है x1 इक्वल टू 1.22 लैम्बडा f अपॉन d। ये आपका फॉर्मूला एरे थ्योरी से लिखा जा सकता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे फ्रेनेल डायफ्रैक्शन ड्यू टू सर्कुलर डिस्क या ऑब्स्टेकल। थैंक यू।